नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आज हम सवाल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य का वो बही खाता रखने वाले हैं जो उसने सियासत के गलियारों में भूचाल ला दिया है। घड़ी की सुइयां 8 पर टिक गई हैं और ये वक्त है उस आवाज का जो लखनऊ की विधान परिषद से उठी और दिल्ली तक गूंज रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल भाषण नहीं दिया बल्कि विपक्ष के उस गढ़ पर प्रहार किया है जिसे वो समाजवाद कहते थे, लेकिन योगी उसे अराजकता का अड्डा बता रहे हैं। आज लखनऊ की विधान परिषद में गूंजी वो दहाड़ जिसने विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश को अंधकार युग करार दिया है। उन्होंने कहा, एक दौर था जब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज था, गुंडे और अपराधी समानांतर सरकारें चलाते थे। आज वही यूपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि वंदे मातरम भारत की आन बान शान है। जो लोग राष्ट्रगीत का विरोध करते हैं वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने इस राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखते हुए पूछा कि क्या हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्रगीत से परहेज करना गद्दारी नहीं है। और सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने सपा को घेरते हुए कहा कि आप उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं जिन्हें राजा सुहेलदेव ने धूल चटाई थी। बहराइच में सुहेलदेव का स्मारक हमारी अस्मिता का प्रतीक है। अहिल्याबाई होलकर से लेकर महाराजा सुहेलदेव तक अब यूपी अपनी जड़ों की ओर वापस लौट रहा है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन और देशद्रोहियों का समर्थन अब इस मिट्टी पर बर्दाश्त नहीं होगा। योगी ने दावा किया है कि अब यूपी उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है। यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा है, अब सब कुछ चंगा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम का विरोध करने वाली पार्टियां खुद को संविधान के दायरे से बाहर मानती हैं? और यूपी में सब चंगा है तो फिर विपक्ष को अराजकता कहां दिख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, सदन में योगी का दम, विपक्ष की बोलती बंद। आज की बड़ी बहस में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। योगी के आरोपों में कितनी सच्चाई है और विपक्ष के बचाव में कितना दम है। आज की सबसे बड़ी बहस, सनातन की दहाड़, विपक्ष पर प्रहार। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे तीखी, सबसे बेबाक और सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिससे इस वक्त सदन में और सदन के बाहर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। अयोध्या की मर्यादा है, काशी की शाश्वत चेतना है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है, तो प्रयागराज की समरसता भी हम सबको त्रिवेणी हो या कुंभ या महाकुंभ इस अवसर पर देखने को मिलती है और इसका परिणाम आज हम सबको देखने को यहां मिल रहा है। 2017 से कोई कॉमनल राइट्स नहीं यूपी के अंदर नहीं हुए हैं। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सम्मान महाराज सुहेलदेव को मिलना चाहिए था। हमारी सरकार को गौरव की अनुभूति होती है कि महाराज सुहेलदेव के नाम पर एकमात्र विश्वविद्यालय ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। आप देखें किस प्रकार से, यानी आक्रांताओं को महिमा मंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, कि किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है। कुछ लोग हैं उनमें राष्ट्रगीत, जिसे भारत के संविधान सभा ने सर्वसम्मति से सम्मान देकर के राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तुत किया, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से देश के अंदर लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया। राष्ट्रगीत भारत के आन मान शान का प्रतीक है। हर भारतवासी को अपने पुरातन वैभव पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।
और इन सभी प्रतीकों के साथ साथ राष्ट्र नायकों का सम्मान हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। तो कुछ सवाल भी हैं हमारे आज की इस बड़ी बहस के। तो सबसे पहले वो सवाल हम आपको यहां पर दिखाते हैं। वो सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, योगी का सनातन संदेश, विपक्ष को क्यों है इससे परहेज? राष्ट्रगीत, नया आदेश, सियासी कलेश, वंदे मातरम का गान मचा घमासान। हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्रगीत से आखिर परहेज क्यों? राष्ट्रगीत, नया आदेश, सियासी कलेश। तो ये सवाल भी हम आज अपने खास मेहमानों के सामने रखेंगे। आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना ये भाषण दिया है, उन्होंने कई पॉइंट्स उठाए हैं। उन्होंने माफियाओं का जिक्र किया, उन्होंने वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन है, यहां पे वन प्रोडक्ट है। अब इस वजह से उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। जो पहले उपद्रव प्रदेश था, अब वो उत्सव प्रदेश बन चुका है। जिसे लोग पहले बीमारू राज्य कहते थे, अब वो भारत की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत योगदान दे रहा है। ये कुछ ग्राफिक्स भी हैं जो हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ये वार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया। पिछली सरकार में अपराध चरम पर था। यूपी में अब ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, अब सब कुछ चंगा है। हालांकि अब विपक्ष की तरफ से भी उनके इस पूरे भाषण का जो पलटवार है वो नजर आ रहा है। विपक्ष भी लगातार इस पूरे विषय को उठा रहा है और ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी विकास नहीं हुआ है और जितने विकास के काम हुए हैं वो सपा सरकार के दौरान हुए हैं। तो चलिए सीधे चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक एक करके आपका पहले परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत आपका। विष्णुदास महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी केएन पांडे हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले केएन पांडे, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना ये पूरा भाषण दिया है, उन्होंने विपक्ष को तो आड़े हाथों लिया ही, अपने सरकार के दौरान किए गए कार्यों की भी उपलब्धता उन्होंने गिनवाई है। साथ ही साथ वो लगातार राष्ट्रगीत को लेकर विपक्ष को घेरते नजर आए हैं। ये पूर्वा जी, आज विधानसभा परिषद के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी आक्रामक दिखाई पड़े और उन्होंने कांग्रेस सपा को एक तरीके से जहां घेरने की कोशिश की, वहीं 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी उसको भी उन्होंने रखा। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के पैरेलल जो माफिया थे वो अपनी सरकार चाहते थे, जो चाहते थे वो करते थे। और हम जब से सत्ता में आए, हमने इंसेफ्लाइटिस का कारण रहने वाले मच्छरों को भी समाप्त कर दिया है और माफियाओं को भी समाप्त कर दिया। आज अमन चैन है, महिलाएं, व्यापारी, सारे लोग सुरक्षित हैं, जब जो मन चाहे जहां आ जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रयागराज में देखा जाए त्रिवेणी है, वैसे ही आज जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रस्ट और एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीके से त्रिवेणी जो है वो चल रही है। उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम को एक तरीके से काल्पनिक बताया था और समाजवादी पार्टी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कारसेवकों पर जो है उनकी जो है गोली चला करके उनकी हत्या करने का काम किया था। तो आज की स्थिति में उन्होंने एक तरीके से बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार जब से पिछले लगभग 2 दशक से 9 सालों से आई है, उसने डबल इंजन की सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और जो पहले दंगाग्रस्त हुआ करता था उत्तर प्रदेश, आज सब चंगा है। आज देखा जाए तो एक पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। हर व्यापारी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है। जो पहले यहाँ से पलायन करता था, आज वो यहाँ पे
इन्वेस्ट करने के लिए लालायित है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो परिस्थितियाँ पिछले 9 सालों में काफ़ी बदली हैं, लोगों के प्रति काफ़ी अनुकूलता आई है, लोगों की सोच बदली है, लोगों में जो है विचारधारा काफ़ी बदली है। और उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो काशी में जो है कांवड़ यात्रा का विरोध करते हैं, मथुरा में जो है एक तरीके से रंगोत्सव का विरोध करते हैं और अयोध्या में दीपोत्सव का विरोध करते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने हर तरीके से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। वहीं एसआर के मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो एक तरीके से उस पर लगातार सवाल उठाती रही है, उसका आज क्या असर है, उसको समाजवादी पार्टी को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि स्वायत्त संगठन जो होते हैं उनको किसी को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के उन्होंने एक तरीके से अपना जो है जो पिछले 9 सालों में जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो एक तरीके से कार्य किए गए हैं उसके बारे में बताया। जो सत्ता के पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है उसको भी एक तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की है। और उन्होंने आगे भी ये भी कहा कि आज की डेट में लोग गाजी की मजार पे लगने वाले मेले की वकालत तो करते हैं, लेकिन वंदे मातरम जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो है अनिवार्य कर दिया है उसके बारे में पूछा जाता है तो बगली झाँकने की स्थिति में पैदा हो जाती है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी कांग्रेस आज योगी बहुत सारे पॉइंट घेरने की कोशिश की है। बहुत सारे पॉइंट आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाए, चाहे वो राष्ट्रगीत का मुद्दा हो, चाहे वो माफियाओं का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश के विकास का मुद्दा हो, चाहे दंगे और कर्फ्यू का मुद्दा हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले कोई ऐसा महीना नहीं होता था जब उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले होते थे जहां पर कर्फ्यू नहीं होता था, जहां पर दंगे नहीं होते थे और उन दंगों की वजह से कई कई दिनों तक कर्फ्यू लगे होते थे। अश्विनी शाही जी, ये जो दंगों का मुद्दा उठाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वो इससे पहले भी कई बार दंगे और कर्फ्यू का जिक्र कर चुके हैं। क्या बार बार इतिहास को दोहराना, उसी चीज को घुमा फिरा के वापस लाना कि दंगे हुए, हमारी सरकार में दंगे नहीं हुए, क्या उस प्रचलन को, उस चलन को आपकी सरकार कम कर पाई है, त्वरित कार्रवाई करती है, या कर्फ्यू नहीं लगने दे रही है, नहीं लग रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है आपकी सरकार की? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उन बातों को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कर्फ्यू से कानून तक का राज, उपद्रव से उत्सव तक का राज, समस्या से समाधान तक का राज और अविश्वास से आत्मविश्वास तक का राज। इन्होंने ये 4 चीजें जो पॉइंट आउट किया, इसको समझने और उसको देखने की बात है कि हम अब कर्फ्यू की बात करें तो हम कर्फ्यू से आगे बढ़ के आ चुके हैं। हम विकास की बात करते हैं, हम उत्सव की बात करते हैं। हम अब पिछले कर्फ्यू, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा हम लोगों के उसमें कि जितने कर्फ्यू लगा करते थे। तो वो एक जो प्रदेश था, अगर कहीं पर दिक्कत होगी तभी तो ये सब काम हो रहा होगा। हम उन दिक्कतों को सनह सनह दूर कर ले आए हैं। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में जो है लाखों 15 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट भी आया है जो धरातल पर उतर चुका है। 35 लाख करोड़ का आया, उसमें 15 लाख करोड़ से ऊपर का उतर चुका है। आज उत्तर प्रदेश, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2 सड़कों वाला प्रदेश है। इसमें इन लोगों को तो हमारे में बताने में शायद अशोक जी को दिक्कत होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई चलिए ठीक है, मायावती जी के सरकार में और इनके सरकार में बना था। आज हम 17, 18, 19 की बात कर रहे हैं। हम रोडवेज बढ़ाया, हमने वाटरवेज बढ़ाया, हमने उत्तर प्रदेश में लैंडलॉक स्टेट में एयरवेज बढ़ाया। आज मुरादाबाद और बरेली और प्रयागराज सब जगह से फ्लाइट सबके लिए उपलब्ध है। हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हर काम किया। लेकिन चूंकि इटावा के रहने वाले हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि सुतली बम भी नहीं बन रहा है। अरे ब्रह्मोस आपके बगल के जिले में बन रहा है। आप लखनऊ में रहते हैं, यहां पर ईवी, अशोक लीलैंड की ईवी चल रही है। गोरखपुर में खाद कारखाना बंद था, वो हम लोगों ने खुलवाया। और सबसे बड़ा, इन लोगों ने जो सनातन के प्रति इन लोगों की विरक्ति है, उस विरक्ति में काशी विश्वनाथ का विरोध इन लोगों ने किया। किस तरीके से, कहां कहां क्या क्या श्रृंगार गौरी की पूजा रुकवाने से, राम भक्तों पर गोली चलवाने की, मथुरा की बात कर लीजिए। तो मैं यही गिनवाता हूं कि उत्तर प्रदेश के राजस्व में ये सबको अगर मिला लें तो 25-30 हजार करोड़ की सालाना जो है वृद्धि हुई है। ये सांस्कृतिक पर्यटन से हुई है। तो हमने, हमारी सोच तो यहाँ के लोगों की है। अब उससे कितना कितना सोचिए कि अयोध्या हो, वहां मथुरा हो, काशी हो, वहां के उस मंदिर से
जो पर्यटक आते हैं उनके साथ होटल, रेस्टोरेंट, रिक्शा वाला, क्या क्या लोग जुड़े हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, तो सबका वहां पर जो है एक बेहतर व्यवस्थाएं हो रही हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया इन लोगों ने दिया था। अब कोई सुनता भी नहीं। मैं तो अशोक भाई बड़े अच्छे सीजन आदमी है, वो अच्छी चीज बोलते हैं। मैं कहूंगा इनसे कि अपने इनका टर्म आए तो बताएंगे कि कितने संगठित गिरोह उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। एक दो का नाम जरूर बताएंगे ये कि वो माफिया काम कर रहे हैं। जो कर रहे थे वो स्वर्ग सिधार गए या नरक गए हम नहीं जानते, लेकिन या तो जेल में हैं या चले गए। उसका विरोध भी समाजवादी पार्टी करती थी। जो वो गोली, एक अपराधी था कानपुर में जो है, उसने एक हमारे सीओ को मार दिया। उस अपराधी के साथ ये लोग पड़े रहे, फर्जी एनकाउंटर, ये फलाना ढिमाका। वो तो सुप्रीम कोर्ट जब जांच हुई सब कुछ आ गया सामने। लेकिन उस सीओ, शहीद सीओ जो मिश्रा जी थे, देवेंद्र मिश्रा जी, उनके लिए ना एक ट्वीट आया किसी का और ना कोई गया, क्योंकि उसी रास्ते, कानपुर के रास्ते उनका हवाई जहाज भी जाता है अखिलेश जी का, और गाड़ियां भी सड़क के रास्ते जाती हैं, लेकिन वहां नहीं गए वो। तो ये इनका उत्तर प्रदेश के प्रति जो है लगाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी चीजें गिनाई, उसको दोहराना उचित नहीं है, सब लोगों ने सुना होगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, और जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में तैयार करके एक शानदार 25 करोड़ की जनता के हाथों में सौंपने का काम करेंगे। और ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व और कार्यक्षमता योगी जी की जो थी, वो चाहे कोरोना का काल हो और चाहे सामान्य काल हो, सब में निरंतर चलते रहे। ये लोग, एक जिला नोएडा था उसको तो छोड़ दिया था इन लोगों ने, जाते नहीं थे, लेकिन आज नोएडा में सबसे बड़ा मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है। कहां थे ये लोग? ठीक है, ये लोग कुछ नहीं। आज ठीक है एक अश्विनी जी, अंतिम ठीक है अश्विनी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक सवाल अब यहाँ पर अशोक तिवारी जी से भी ले लेते हैं। आपने अपनी उपलब्धियां गिनवाई, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, समाजवादी पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है। अशोक तिवारी जी, माफियाओं की संपत्ति कुर्क हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है, सख्त कार्रवाई हो रही है, कर्फ्यू कल्चर की जगह त्वरित कार्रवाई हो रही है। क्या ये फर्क है दोनों कार्यकाल में, या जैसा अभी अश्विनी शाही जी ने कहा कि कितने कर्फ्यू लगते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अब नहीं लगते हैं क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं, अब जो कानून व्यवस्था है वो बहुत सख्त हो गई है उत्तर प्रदेश में? जी मैम, देखिए मैम, भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी अपनी बात कह रहे थे, कहेंगे, उनका फर्ज है कहने का, उस पर हमें कोई न पूछना है न कहना है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपने हमें समय दिया है तो मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। जी बिल्कुल जी, मैं कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी का जो चेहरा है, मैं यूपी पे बात कर रहा हूं, मैं अभी केंद्र पे बात नहीं कर रहा हूं। योगी जी का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता के सामने आ चुका है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा या जैसा दिखे, जो आचरण किया उन्होंने, जो जनता को लगा कि ऐसे हैं वैसे वो नहीं है, ये बात जनता के सामने आ चुकी है। क्योंकि विकास से तो उनका कोसों दूर का रिश्ता है, विकास से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज लोग उनमें रखते थे कि ये सनातनी है, एक ही बात थी कि ये सनातन का चोला ओढ़ते हैं, सनातनी है, राष्ट्रवादी हैं, ईमानदार हैं और कोई करप्शन करते नहीं है। ये उनकी इमेज जनता में रही है, और ये इमेज के सहारे उनको जो है लोगों ने जो है मतलब वोट भी दिया उनको। सच्चाई ये है कि वो चेहरा उतर चुका है, नकाब उतर चुका है, न ही वो है, न सामान काले हैं, न ही विकास उनका कोई रिश्ता है, न ही पिछड़ों के हितैषी हैं, न दलितों के हितैषी हैं, न ब्राह्मणों के हितैषी हैं, न सवर्ण के हितैषी हैं। सिर्फ एक अपने सजातीय के हितैषी हैं, परिवार घोर परिवारवादी हैं, जो उनका सजातीय परिवार है उसी के खाली हैं। और जो ब्राह्मण कहीं दिखाई पड़ जाए तो बटुकों को मारा जाए, पीटा जाए तो उनको कोई दुख नहीं होता है, कोई बोले भी नहीं इस पर है। आज बटुक ब्राह्मण मारे गए हैं, घसीटे गए हैं, चोटी खींची गई है, सनातन का घोर अपमान, सनातन पर तांडव हुआ है, सनातन के अपमान का। और शंकराचार्य जी के पास टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं अरे भाई सनातन आप नहीं मानते, ना मानिए, आप शंकराचार्य ना मानिए, कतई में मानिए, आपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है, लेकिन ना मानिए आप, कोर्ट में मानिए, आप कोर्ट कहे तब मानिए। लेकिन श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने, द्वारकापुरी के शंकराचार्य जी ने उनका पट्टाभिषेक कराया है। 2 शंकराचार्य हो गए। एक शंकराचार्य कहते हैं पुरी के कि हमको न कहा गया न हमने अपना समर्थन दिया, तो दो दिया,
और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वो हैं ऑलरेडी, पहले आपने माना भी है उनको। ऐसी स्थिति में एक संत का अपमान करना कहां तक उचित है, और सनातन हमारा कहां तक इसको बर्दाश्त करेगा। और साफ साफ कह रहे हैं, आज वो तानाशाही साबित हुए हैं, अहंकारी साबित हुए हैं। और अहंकार जो है भगवान विष्णु जी का सनातन में कहा गया है आहार है। आज आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा है कि जो सनातन का अपमान करेगा, सनातन पर प्रहार करेगा, उसकी सत्ता चली जाएगी। क्यों कहा है ये अमित शाह जी जानते होंगे बेहतर, उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से। मैं वही बातें कह रहा हूं जो हुई हैं, जो दिखाई दे रही हैं, और जो हमको पता चल रहा है कि आज कितने परीक्षाएं लीक हुई इनके समय में। आज किस तरह से जो है दलितों का हक मारा गया, नौकरियां गायब कर दी गई, आज पिछड़ों का हक मारा गया, शिक्षा भर्ती घोटाला किया गया, आज वो तार हो गए पिछड़े। आज किस तरह ब्राह्मणों पर लाठियां बरसाई गई हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, छिपी हुई नहीं, बहुत चर्चा हो चुकी है इस पर। कानपुर की चर्चा हो चुकी है, आज सुल्तानपुर की चर्चा हो चुकी है, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर और जो है लखनऊ की चर्चा हो चुकी है, सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत कुछ कहना बाकी नहीं रह गया है। सवाल इस बात का, ब्राह्मणों की मीटिंग तक हो चुकी है, ब्राह्मण विधायक इनके आंदोलन तक कर चुके हैं, धरना भी दे चुके हैं। आज किस तरह से असंतोष व्याप्त है समाज में, समाज के एक वर्ग के रह गए हैं। और तो और अभी माफिया की बात कर रहे थे मैं साथी अश्विनी शाही जी, आज कोडीन माफिया का क्या हाल है। आज कोडीन माफिया सिर चढ़ के बोल रहा है, बुलडोजर खामोश हो गया है, नहीं चल रहा है बुलडोजर। जनता बारीकी से अध्ययन कर रही है, ब्राह्मण हो चाहे ठीक है अशोक तिवारी जी, क्षत्रिय भी जान रहे हैं, आज चाहे दलित हो चाहे ठीक है। देखिए जनता ने 5 साल बारीकी से समाजवादी पार्टी का भी अध्ययन किया। कितना प्रेम ठीक है अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, कोई सड़कें नहीं गिर रही है, कोई महल नहीं गिराया जा रहा है, कोई मछलियां पकड़ी नहीं जा रही हैं, जबकि इंटरनेशनल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों का घोटाला किया गया है, अत्याचार हुआ, बच्चों की मृत्यु हुई है। देखिए समाजवादी पार्टी का भी 5 साल तक जनता ने अध्ययन किया। रुक जाइए, जनता ने 5 साल तक समाजवादी पार्टी का भी अध्ययन किया, अध्ययन में फेल हो गई, तब तो फिर बीजेपी आई, 5 साल फिर अध्ययन हुआ बीजेपी का, और फिर दोबारा बीजेपी आ गई। हमारे विकास कार्यों पर हमको 24 में भरपूर समर्थन दिया है, जनता पछता रही है, इनको समर्थन दे करके, इनका चोला देकर दे दिया था, सनातनी चोला था, सनातनी चोला उतर गया, आज चेहरा फक पड़ गया, जवाब देने लायक नहीं है, सनातन विरोधी साबित हो गए हैं, आज विकास विरोधी साबित हो गए हैं, आज पिछड़ा विरोधी साबित हो गए हैं, दलित विरोधी, किसान विरोधी साबित हो गए हैं, ब्राह्मण विरोधी साबित हो गए हैं, खाली एक वर्ग के, एक परिवार के हैं, परिवारवादी। ये उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को मुझे समझ नहीं आता, ये उत्तर प्रदेश की जनता को ब्राह्मण योगी का हालात नहीं है। नहीं एक मिनट अशोक तिवारी जी, देखिए ये सवाल मेरा पक्ष और विपक्ष दोनों से है। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता को जो इतने वर्गों में बांट दिया गया है, पहले धर्म के नाम पर बटे, अब जाति के नाम पर बट रहे हैं, सरनेम के नाम पर बांटा जा रहा है, मतलब ये क्या चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। कभी ब्राह्मण बट रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं हो रहा है, दलित के लिए कुछ नहीं हो रहा है, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, अगड़ों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। बता दीजिए इस पर सनातन पर प्रहार, कोडिन माफिया को जो है गले लगाना, उस पर कोई अब देखिए अशोक तिवारी जी, सनातन का मुद्दा उठाएंगे तो फिर सबसे बड़ा मुद्दा तो सनातन के खिलाफ आप लोगों ने किया सर। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाह रही हूँ, डिबेट का मुद्दा भटक जाएगा। अभी विधान परिषद पर जो बोला गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, हम उस पर रहते हैं। सनातन को लेकर अगर आप बोलेंगे तो फिर बहुत सारे पॉइंट है सर मेरे पास भी उठाने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हम ये कह रहे हैं, आज योगी जी सनातन विरोधी साबित हो गए हैं जी। चलिए ठीक है, योगी जी सनातन विरोधी साबित हो गए, आप लोगों ने राम मंदिर के कार सेवकों पे गोली चला के आप लोग सनातन के पक्षधर साबित हो गए थे। अरे निपेंद्र मिश्रा को गले लगा लिया, जिस निपेंद्र मिश्रा ने क्या आदेश को गोलियां। कौन निपेंद्र मिश्रा? उत्तर प्रदेश की जनता मुलायम सिंह जी की बात को मानेगी या निपेंद्र मिश्रा की बात को मानेगी? आप मुझे ये बताइए। ये जो बार बार आप लोग निपेंद्र मिश्रा का नाम लेकर सामने आ रहे, कौन है निपेंद्र मिश्रा? गोली चली थी और मुलायम सिंह जी ने, एक मिनट अशोक तिवारी जी, मुलायम सिंह जी ने खुद मंच पर चढ़ के माइक हाथ में लेकर एकदम साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने गोली चलवाई है। मैं फिर वही कह रही हूँ, कौन निपेंद्र मिश्रा? मैं नहीं जानती किसी निपेंद्र मिश्रा को, सभी जानते हैं इस बात को, आप कहे मान लिया जाएगा, सब जानते हैं। तो आप कहेंगे तो मैं निपेंद्र मिश्रा को मान लूंगी,
कौन निपेंद्र मिश्रा? मैं नहीं जानती, मैं नहीं मानती। उनके उनके कहने से गोली चली है, उनके आदेश में गोली चली है जी। तो फिर मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों मंच पे चढ़ के माइक हाथ में एक लेकर लाइन का उन्होंने ये जवाब दे कहा? दूं। उन्होंने क्यों मंच पे एक चढ़ लाइन- के माइक हाथ में लेकर उन्होंने एकदम अपना गला साफ जी। करके ये कहा कि हाँ मैंने कहा तो गोली चली है। मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं अगर आप ये मुद्दा उठाएंगे तो फिर बहुत सारे गड़े मुर्दे निकलेंगे। अब रुक जाइए अशोक तिवारी जी। और जो है कैलाश मंदिर बन रहा है, भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं, हम लोग सनातन प्रेमी हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। दिख रहा है संविधान का सम्मान करते सनातन हैं, धर्म भी संविधान आपका की दिख पूजा रहा करते है, हैं। हम लोग कितना सब धर्म सनातन सद्भाव की को बात लेकर करते आपका हैं। प्रेम है सब वो भी धर्म नजर आ सद्भाव रहा करते है। हैं। जी चलिए ठीक है, जावेद अहमद जी, ये जो मुद्दा बार बार राष्ट्रगीत को लेकर उठाया जा रहा है, क्यों इससे क्यों इतनी परेशानी हो रही है? जो ऐतिहासिक चीजें इस राष्ट्रगीत को लेकर थी, क्या वो अब भी इसे ना मानने के लिए इतना ज्यादा हावी हो रही है एक पक्ष को लेकर कि हम नहीं मानेंगे, ये राष्ट्रगीत है हमारा, या हम नहीं गाएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि चर्चा विकास पे हो रही थी, लेकिन मुझसे सवाल आपने राष्ट्रगान की बात कही। जो राष्ट्रगान, जो चीज डिफाइन है संविधान के अनुरूप है, वही राष्ट्रगान है, वही राष्ट्रगीत है। अगर आप बीच में किसी को कोई भी चीज के लिए बाध्य करेंगे तो वो बाध्यकारी लागू नहीं है और संवैधानिक नहीं है। हर व्यक्ति नागरिक पर, देश के इस नागरिक पर सारी बाध्यकारी हैं जो राष्ट्रगीत में है, जो राष्ट्र में जो संविधान से प्रेम है। कोई गाह सकता है, अगर नहीं गा सकता है तो आप उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। तो ये एक बिल्कुल एक जो तरीकेकार है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है अगर आपको कहा जाए कि ये गाना गाइए जो राष्ट्र की गीत नहीं है, तो आप अगर नहीं गाती हैं तो इस पे किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं है, न देश के खिलाफ है न संविधान के खिलाफ है। यहाँ पर वही बात है, आपने किसी गाने को अगर बनाया आपने कि आप इसको गाना है, ये राष्ट्रगीत है, देशभक्ति इससे पहचानी जाएगी, तो ये देखना होगा कि संविधान की दी हुई एम्बिट में क्या चीज गैर कानूनी है और क्या संवैधानिक है। तो मैं समझता हूं कि किसी तरह का कोई किसी का विरोध नहीं है, ये बात वैधता की है। और अगर आपके कहने से कोई गा दे तो देशभक्त हो जाए, और आपके कहने से कोई नहीं गाए तो ये देशभक्त नहीं है, ये नहीं चलेगा और ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। चलिए ठीक है। महाराज जी, अभी जैसा कि अशोक तिवारी जी कह रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो नजर आ गया है, जो वो वादे करके आए थे और अब जो उनकी सरकार में हो रहा है वो चीजें बिल्कुल अलग है। सनातन विरोधी उनको कह दिया गया है। ये तमाम चीजें क्यों योगी आदित्यनाथ को लेकर आ रही हैं, जबकि वो तो हर मंच से सनातन को बढ़ावा देने वाली बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं? जब से योगी महाराज जी ने सत्ता संभाला है तब से रामराज की स्थापना हो चुका है, माफिया का सफाया हो रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम बन रहा है। चाहे वो राम की नगरी हो, चाहे प्रयागराज की नगरी हो, कोई भी नगरी हो, सब उत्तम बन रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और योगी आदित्यनाथ जी पर बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है और योगी जी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। हिंदुस्तान में रह करके मैंने देखा, मेरे जो गुरुजन थे बताते थे कि समाजवादी पार्टी में कभी भी मतलब विकास हुआ ही नहीं। वही राम भक्तों पर गोली, वही राम मंदिर भगवान टेंट में, ये क्या हुआ? आज अयोध्या की गलियां सड़कें जाए तो उत्तम है। अखिलेश यादव की जब सत्ता थी, तो मुलायम सिंह की जब सत्ता थी, तो सड़कें देखो, चाहे गलियां देखो, चाहे घाटे देखो, एकदम सोनी रहती थी, शमशान घाट के जैसे दिखाई देता था। आज जो समाजवादी पार्टी बार बार सवाल उठाता है, मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव को हनुमान जी महाराज सद्बुद्धि दे और एक बार जा करके वहां अयोध्या भगवान राम की नगरी में जा करके देखें कितना विकास हुआ है। और अयोध्या भगवान राम का अगर दर्शन करेंगे तो सद्बुद्धि आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं ये केवल सनातन विरोधी हैं। कभी कांवड़ियों को लेकर के और कभी सनातन धर्म को लेकर के, कभी गौशाला को लेकर के। हम लोगों ने देखा में मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है और उसका समर्थन करना चाहिए। और सत्य जो होता है बड़ी कड़वा होता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के बारे में जो उन्होंने बताया कि आतंकियों का साथ देते थे, जितने भी ये माफिया थे, माफियों का साथ देते थे, और आज ये सच्चाई जब उन्होंने सदन में बताया है तो ये समझ लीजिए यूपी की जनता जान चुकी है। और इस बार जब चुनाव होगा तो फिर भगवा ही आएगा उत्तर प्रदेश में। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है
जो उत्तर प्रदेश में फिर माफियों का राज आए, नहीं आएगा माफियों का राज, माफियों का सफाया होगा। हमारे बहराइच में सोहदेव जी का प्रतिमा हुआ, देखिए कितना भव्य और कितना दिव्य कार्यक्रम हुआ था। आज मैं कहता हूं कि जितने बाबर और औरंगजेब के नाम से, जो आतंकियों के नाम से मोहल्ला गली था, उसको भी मिटा करके सनातनी नाम रखा जा रहा है। यही तो रामराज है। मानसकार तुलसी बाबा जी कहते हैं, लंपट कपटी कुटिल विशेखी, सपनी हूं संत सभा नहीं देखी, उगे रही अंत न होई निभाऊ, काल निमि जिमि रावण राहु। ये तो काल नेमी है। मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव को जरा भी अगर सद्बुद्धि आ जाएगा, तो अगर अखिलेश यादव जी की सद्बुद्धि आ जाएगा तो कभी सनातन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। अगर ये राम मंदिर के लिए सोचते तो आज ये सत्ता में रहते। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के राजा नहीं होते, वो तो मंदिर में रहते, मगर इन्होंने आतंक को साथ दिया, गुंडा माफियों को उन्होंने पाला। औरंगजेब और ये हुमायूं, ये कबीर, ये जितने भी थे उनका साथ दिए। कांग्रेस भी उसी मार्ग पे है। इसीलिए तो इनको लोगों की सत्ता अब हट रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी सच्चाई जानता है। आज भी वो काला सच सबके सामने है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में गोलियां चलती थी, किस तरह हमारी हिंदू बहन बेटियों चलती थी तो उनके साथ कितना खिलवाड़ होता था, कितना राज हो गया, एक समुदाय पर विशेष ध्यान देना। मगर योगी जी की जब सत्ता आया तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, दलित हो, पिछड़े हो, सबका साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे योगी जी एक सन्यासी हैं और सन्यासी के विषय में तुलसी बाबा जी कहते हैं कि ए सन हटी करी हूं पहचानी, साधु न हो ये कारज हानि। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो मैं जितना भी कहूं आपके चैनल के माध्यम से बहुत कम है। मैं सत्य का हूं, मैं हम साधु संत है, किसी पार्टी से नहीं है, ना समाजवादी पार्टी से है, ना बीजेपी से है, ना कांग्रेस के हैं, मगर हम सत्य से है। हमारे योगी जी भविष्य में भी प्रधानमंत्री बनेंगे और योगी जी उत्तर प्रदेश को उत्तम बना दिए हैं। ये समाजवादी पार्टी को अगर आगे बढ़ना है, अखिलेश यादव को आगे बढ़ना है, तो योगी जी के बात ही समझ जाना चाहिए, योगी जी का इशारा ही समझ जाना चाहिए और अखिलेश यादव को सुधार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की जो ये बैठे हुए ना, ये केवल बार बार बोलते हैं सनातन के खिलाफ, इनको केवल बोलना आता है, ये समाज के दुश्मन है। ठीक है अश्विनी शाही जी, देखिए दो सवाल है। एक जो विषय अभी अशोक तिवारी जी ने उठाया नृपेंद्र मिश्रा का, उस पर तो मैं आपसे जवाब चाहूंगी ही। दूसरा ये कि आज जिस तरह का भाषण सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, उन्होंने एकदम साफ स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि राष्ट्रगीत का सम्मान कोई ऑप्शन नहीं है, ये संवैधानिक कर्तव्य है जो हर किसी को निभाना है। अब कोई इसे ऑप्शन के तौर पर ना ले, ये बहुत क्लियर कर दिया है। क्योंकि अब तक इन तमाम चीजों को लेकर ये हो रहा था कि ठीक है मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन अब ये एक संवैधानिक कर्तव्य के तौर पर है, ऑप्शन नहीं है। देखिए दो तीन चीजें, पहले सवाल का जवाब दे दूं भाई अशोक जी के। अशोक जी देखिए, कैंट विधानसभा चुनाव याद करिए। कैंट विधानसभा चुनाव में भाषण देते हुए माननीय नेताजी ने ये कहा था कि मैंने 16 हिंदुओं को मरवा दिया और मैं क्या कर सकता था आपको लोगों के लिए। तो ये नृपेंद्र मिश्रा फिर कहां से आ गए? क्या नृपेंद्र जी उस समय मुख्य सचिव थे या जो है मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री थे? क्या थे नृपेंद्र जी? ये आप जरा, आपका टर्म आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस कर चुके हैं माननीय नेताजी, अब हम लोगों के बीच में नहीं है। दूसरी बात, वंदे मातरम का जो आपने सवाल पूछा, वंदे मातरम पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे देश में अगर संवैधानिक रूप से, ये जावेद भाई ने कुछ चीजें कहा है, मैं उस पर बोल रहा हूं, संवैधानिक रूप से अगर हम देखें तो अगर कहीं भी आप जाइए खोजिए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संवैधानिक रूप से नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने उनको आत्मसात किया है ना। हम राष्ट्रपिता कहते हैं, हमारे नोटों पर उनकी फोटो है, हमारे हर कार्यालय में, दफ्तर में महात्मा गांधी बापू की फोटो है और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के संसद में जय फिलिस्तीन बोलते हैं लोग, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद और कुछ ऐसे सांसद हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम जब होता है जैसे ही, वैसे उठकर चले जाते हैं या आते ही नहीं है उस समय। जावेद जी ने कहा कि राष्ट्रभक्ति का ये कोई वो नहीं हो सकता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर राष्ट्रभक्ति का नहीं है
तो इसका मतलब कि आपके अंदर भी राष्ट्रभक्ति नहीं है। क्यों? हमारे जितने शहीद हैं, अशफाकुल्ला खां हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इन दीवानों की जो टोलियां थी ना, ये वंदे मातरम गाते हुए शहीद हो गई, और आज उनको हम देशभक्त कहते हैं, और चूंकि हम देश प्रेमी हैं। और आपने कह दिया कि उसका वो कोई पैमाना नहीं हो सकता। अगर वो पैमाना नहीं हो सकता तो जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुभाष चंद्र भगत सिंह जी को आतंकवादी पढ़ाया जाता था, वही आप यहां पर बताना चाहते हैं कि वो हमारा पैमाना नहीं है कि अगर हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं तो हम देशभक्त नहीं हैं। हमारे शहीदों से क्या शिक्षा मिली हम लोगों को? यही तो मिली। वो लोग राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे भगत सिंह हो, वंदे मातरम बोलकर फांसी पर झूल गए, तो देशभक्ति हम उनसे जो है हमारे अंदर आई है, और देश के प्रति प्रेम है तो हम इसको गाएंगे। क्यों नहीं गाएंगे भाई? क्यों आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं? इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं कि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, और वो हमेशा करते आए हैं। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम ये नहीं किया इन लोगों ने। इन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। हाँ, मैं करता हूं, हम लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम। आप सिर्फ मुस्लिम करते हैं अशोक भाई, हम हिंदू मुस्लिम करते हैं क्योंकि विकास का काम मुस्लिम को भी बाबा जी ने बताया, हिंदू को भी करते हैं, मुस्लिम को भी करते हैं, घर मुस्लिम को भी देते हैं, हिंदू को भी देते हैं। तो ये करना अगर सांप्रदायिकता है तो हम सांप्रदायिक हैं। और आप सूडो सेकुलर फैलाए, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म फैलाने वाले कांग्रेसी हो, समाजवादी पार्टी हो, समाज सुधारक हो, ये लोग फ्रॉड सेकुलरिज्म लेकर चलते हैं, उसको कहीं से मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने में, अगर उसमें क्यों नहीं ये लोग गाते हैं? क्योंकि दुर्गा माता को वहां पर धरती का रूप माना गया है। अब आइए हिपोक्रेसी सुन लीजिए। जावेद भाई दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ते होंगे आप, तो धरती पर ही पढ़ते हैं, लेकिन उसी धरती को अगर हम दुर्गा का स्वरूप उसमें लिख दिया गया तो वंदे मातरम आपके हो सकता है आप गाते हो, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं। अश्विनी जी जो एक तर्क दिया जा रहा है मुस्लिम समुदाय की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो ये है कि हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको मानते हैं जिन्होंने इन सबको बनाया है, चाहे वो धरती हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो प्रकृति हो। हम क्रिएशन की नहीं, क्रिएटर की पूजा करते हैं, ये तर्क दिया जाता है। जावेद जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। अच्छा है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अच्छी बात है। तो हमने भी सम्मान किया है, जो क्रिएटर है उसका सम्मान हम भी करते हैं। हम मूर्ति के रूप में करते हैं और वो बगैर मूर्ति के करते हैं, तो सम्मान तो सब करते हैं। लेकिन जिस धरती माता के ऊपर बैठकर हम सजदा करते हैं उस क्रिएटर का, उसी को अगर हम किसी रूप में मान लें तो ये कह देंगे नहीं मानेंगे। हम मूर्ति की बात नहीं। आपके पास एक सवाल मैं आपके सहयोगी से ले लूं। ठीक है अश्विनी जी, एक मिनट जावेद जी, एक मिनट जावेद जी, मैं आऊंगी आपके पास, जावेद जी आपके पास, मैं सीधे अभी आपके ही पास आऊंगी, लेकिन एक सवाल मेरे सहयोगी केएन पांडे से। केएन पांडे, जो एक मेले का भी जिक्र किया है, गाजी मियां के मेले का भी जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्या लगता है जब विपक्ष ऐसे मेलों का पक्ष करता है, पक्षधर बनता है, तो फिर इसका क्या एक संदेश आम जनता के बीच में जाता है? जी पूर्वा जी, उनका एक तरीके से उनका पक्ष लेने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका जो एक तरीके से मतदाता है, जो बहुसंख्यक मतदाता है उनका, जो उनको वोट देता है, बढ़ चढ़ के वोट देता है, वो उसी तबके से, उसी समुदाय से आता है। इसलिए उनकी मजबूरी है उसकी ये वकालत करना। जबकि वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है, जो संवैधानिक रूप से इसको दर्जा मिला हुआ है, उसके लिए उन लोगों के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। उसे वो बताते हैं कि जिसको इसको गाना हो वो गाए, इसके लिए अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये बातें होती। तो देखा जाए तो जिस तरीके की बातें की जाती है विपक्षियों द्वारा, आज उसी सब को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने सदन में उनको फटकार लगाई, उनको घेरने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग दीपोत्सव का तो विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ में कांवड़ यात्रा का विरोध करते हैं, मथुरा की होली उत्सव का विरोध करते हैं, लेकिन जिस तरीके की अगर उस पर जो गाजी, जो एक तरीके से देखा जाए गाजी मियाँ की जो दरगाह पे जो मेला लगता है, अगर जो एक तरीके से देखा जाए वहाँ पे जो मेला लगता है, जो उस पर रोक लगाई गई सरकार के द्वारा, तो उस पर उसके खिलाफत करते हैं, उसके पक्ष में आते हैं ये लोग। तो ये इस तरीके की दोहरी राजनीतिक तरीके से मानदंड नहीं होना चाहिए, लोगों को इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि
जी जी, बोलिए बोलिए, बात कंप्लीट करिए आप। तो इससे बचने की उन्होंने वकालत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से स्वायत्त संस्थाएं हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उसका विरोध करना कांग्रेस पे कितना भारी पड़ा कि उसकी सीटें जो है वो सिमट करके एक तरीके से 0 के आसपास पहुंच गई। तो अगर इस तरीके का विरोध ये लोग भी करते रहे हो तो उससे सबक लेना होगा, और इस तरह का विरोध करेंगे तो इनका असर भी कांग्रेस की तरीके आने वाले दिनों में होगा। तो कुल मिलाकर के उनको राह भी दिखाने की कोशिश की है और उनको एक तरीके से घेरने की भी कोशिश योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद के अंदर जो बोलते हुए लगभग 2 घंटे का जो अशोक तिवारी जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, उसमें इनको घेरने की कोशिश की है। ठीक है अशोक तिवारी जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एक तरफ तो गाजी मियां के मेले का वो नहीं लग रहा है, इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि ये तो एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ वंदे मातरम गीत को लेकर भी आपका जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। कभी कहा जाता है जिसको गाना है वो गाए, जिसको नहीं गाना है वो नहीं गाए। मतलब इसको क्यों एक ऑप्शन के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है? अशोक तिवारी जी। अरे देखिए मैम, वंदे मातरम का कौन सम्मान नहीं करता है? पूरा भारत सम्मान करता है। हम सम्मान करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान करते हैं, सभी लोग गाते भी हैं। अब अगर कोई टेक्निकल इशू है कहीं पर भी, उसके लिए हमारा कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा वो सब लोग मानेंगे, इतनी सी बात है। और क्या बात है इसमें? ठीक है, जावेद अहमद जी आप कुछ कह रहे थे वंदे मातरम गीत को लेकर। यहाँ पर जैसा कि अभी हमारे पहले इस बात से सहमत हैं कि वंदे मातरम का सम्मान है, जमीन जिस पे श्रद्धा करते हैं, गंगा के पानी से वजू करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छे तरह से क्लेरिफाई किया कि ऐसा मजहब जो अपने क्रिएटर को मानता है, तमाम दुनिया में जितने पहाड़, आसमान, दुनिया, पानी, जमीन, सब जिसने क्रिएट किया उसको मुसलमान मानता है। आर्टिकल 24 और 26 इसकी स्वायत्तता देता है कि धर्म विशेष को अपनी स्वायत्तता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है। सम्मान अश्विनी जी सबका है, वो जनगण मन हो या जो भी एक हमारी परंपरा है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम संस्कृति परंपरा के तहत मनाते हैं। कहीं भी मुसलमान इस्लाम को मानने वाला, कहीं भी उसका कोई विरोध नहीं है। आप किसी मूर्ति आकार के बारे में मानिए, आप भी खुदा को मानते हैं, आप भी उस प्रकृति को मानते हैं जिसने क्रिएट किया है, ये बात आपकी अच्छी हम मानते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कह रहा है, संविधान के टेक्निकल इशू से अपने को संबद्ध करता है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब ये बात आ जाती है जिद पे कि हम आपसे गाना गवाएंगे या हम सम्मान आपसे जबरदस्ती कराएंगे, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि देश तरक्की करे, समरसता हो, सबका साथ, सबका विकास। इस पूरे बहस में आप गांधी बाबा, हमारे मुख्यमंत्री की चित एक उनकी शैली है, असेंबली में जब बोलते हैं, मैं था वहां पे, वो बोलते हैं, उनकी एक चित तरीकेकार है, उसमें कोई नई चीज नहीं उन्होंने कहा। आप बताइए कोई नई चीज हो तो? अगर 7 साल में जीडीपी का दुगुना अगर वृद्धि हुई है, उसी तरह महंगाई भी बढ़ी है, पेट्रोल का रेट भी बढ़ा है, तो सबको एक साथ देखना होगा। और क्या कोई वर्ग, कोई समाज पीछे तो नहीं छूट गया? आपकी इतनी लंबी लकीर में कोई कमजोर वर्ग पीछे तो नहीं रह गया? इस पे भी गौर करना है। विकास सभी सार्थक है जब सबके साथ न्याय हो। अगर कोई न्याय का आखिरी व्यक्ति, समाज का आखिरी व्यक्ति अगर न्याय से वंचित रह गया, ये विकास सार्थक नहीं है। रामराज हो, गाय को देश का सम्मान मिले और वो उस पशु पे पूरे हिंदुस्तान पे उसे प्रतिबंधित हो, इसका सम्मान है। सारे राष्ट्रगान का, ध्वज का, सबका सम्मान है। आप इसको अलग से नैरेटिव बनाना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और ये ठीक है विष्णुदास महाराज जी, ठीक है विष्णुदास महाराज जी, वंदे मातरम गीत को लेकर भी लगातार ये जो पूरा बवाल है ये नजर आ रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि इन चीजों को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। विकल्प के तौर पर इन चीजों को एक पक्ष देख रहा है, वो अपने जो तर्क है वो भी दे रहा है। जैसा भी जावेद जी ने कहा कि हम क्रिएटर को मानते हैं, हम क्रिएशन की नहीं, हम उस क्रिएटर की पूजा करते हैं, यानी जिसने इन सबको बनाया है हम उसकी पूजा करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और मुसलमानों में भी एक से एक महापुरुष हुए हैं और इनको नबी जी जो हैं उनके गुणों को धारण चाहिए करना। और हिंदुस्तान में रह करके ये बड़े भाग्यशाली हैं जो इनको हिंदुस्तान में जगह मिला। और यहाँ पे रह करके अगर वंदे मातरम से दिक्कत है, परेशानी है, तो हमको तो नहीं लगता कि इनको इस्लाम का ज्ञान है। इस्लाम का ज्ञान अगर होता
तो इनको मालूम होता कि वंदे मातरम क्या है। वंदे मातरम एक है, हमारी आत्मा है, सबकी आत्मा है। और वंदे मातरम से अगर निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको गाते नहीं है, और आप कहते हैं कि हमारी इच्छा होगी तो गाएंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं गाएंगे। अल्लाह खुदा ने संसार को बनाया है, संसार को बनाने के सामने तुमको, जिनको तुम अल्लाह खुदा मानते हो, उन्होंने इस पृथ्वी, जो पृथ्वी माँ है, जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने का ठिकाना मिला है, और यहाँ रह करके मुसलमान भाइयों को भड़काते किए हैं। बहुत ऐसे मुस्लिम हैं जो वंदे मातरम से प्रेम करते हैं, निष्ठा करते हैं, मगर जो कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा की सोच के लोग हैं, वो केवल वंदे मातरम से दिक्कत करते हैं और परेशानी करते हैं और मौलाना भड़काऊ बयान देते हैं, समाज को तोड़ते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं। ऐसे मौलानों पर भी एक्शन होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जो सच्चा मुसलमान होगा, जो इस्लाम के बारे में जानता होगा, नबी के बारे में जानता होगा, वो व्यक्ति कभी भी वंदे मातरम से दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। मेरा यही कहना है। और सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल यही बात कहा, उन्होंने कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अगर वंदे मातरम से दिक्कत है तो हिंदुस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान जाओ, इस्लामाबाद जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये संस्कृति सनातन की पहचान है। यहाँ पे बड़े बड़े मुस्लिम भी अपने बलिदान दिए। अब्दुल कलाम कैसे प्रधानमंत्री। ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि देखिए वक्त की भी कमी है, तो मैं चाहूंगी अब एक संक्षेप में क्लोजिंग कमेंट में सभी मेहमानों से ले लूं। अश्विनी शाही जी, हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्रगीत पर आखिर इतनी हिचक क्यों है? दूसरी चीज ये कि क्या जनता ये मान रही है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है? 2017 के पहले जो कर्फ्यू वाला कल्चर था वो अब त्वरित कार्रवाई में तब्दील हो चुका है? जी, हर तरफ से कार्रवाई होती है तुरंत। जो है पुलिस पुलिस का प्रशासन जो है मुस्तैद है, कार्रवाई करता है, जो बात मानता है उसको जो है उस हिसाब से काम डील किया जाता है, वरना जो गोली चलाता है उसको गोली से ढेर किया जाता है। ये बड़ा स्पष्ट सा आदेश है। रही वंदे मातरम की बात, वंदे मातरम हम कहते हैं कि पहले इसके लिए स्पष्ट नियमावली नहीं थी। अभी 28 जनवरी को नियमावली गृह मंत्रालय ने जारी किया। 3 घंटे 10 मिनट का 6 छंद गाना है। सभी सरकारी कार्यक्रम में जहां पर होगा, राष्ट्रगान का जैसे हम लोग सम्मान करते हैं, वैसे राष्ट्रगीत का भी सम्मान करना होगा। खड़े होकर उसको सुनना होगा, खड़े होकर गाना होगा। तो एक अब नियमावली जारी हो गई है। इसके बाद अगर कोई मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। हिंदुस्तान में रहेगा, अगर अपमान करता है तो उसके लिए एक नियमावली जारी हुई, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहुत स्पष्ट सा 10 पन्ने का एक संदेश है गृह मंत्रालय का, जो कि लागू हो चुका है। चलिए अशोक तिवारी जी, बार बार देखिए अब सदन में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कई मुद्दे हैं जो विपक्ष के खिलाफ वो खड़े कर रहे हैं। एक तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का जो मुद्दा है वो अब भी सीएम योगी आदित्यनाथ दोहरा रहे हैं। ये चीजें क्या है, 27 का चुनाव भी अब दूर नहीं है, क्या लग रहा है कि ये चीजें कितना ज्यादा डेंट पहुंचा सकती है समाजवादी पार्टी को? देखिए मैम, योगी जी का नियंत्रण अपने आप में नहीं रहा है, इसलिए अपने आप में नहीं रहा है क्योंकि योगी जी जनता से दूर चुके हैं। अफवाह सब मन स्थिति उनकी विचलित है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो है 2024 में जनता ने सबक सिखाया है भाजपा को, बुरा हारने जा रहे हैं, उससे विचलित हुई है। ये है कि इससे योगी राज आया है, जनता अब समझ चुकी है अच्छी तरह से। 2024 से ही समझना शुरू है कि हम विकास में को दूर हो गए हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था गई है, हमें न बेड मिल रहा है, न हमें जो है अस्पताल में हमारा इलाज हो पा रहा है ठीक से। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी चला गई है कि न तो नियुक्तियां हो पा रही हैं। ठीक है अशोक तिवारी जी के बीच में रोक रही हूं। यानी सीधा सा संक्षेप में ये है कि उत्तर प्रदेश में अब इस वक्त, ठीक है, यानी कि आप लोगों की तैयारी मजबूत है, कोई डेंट नहीं पहुंच रहा है, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ कोई भी इस तरह का बयान दे। ठीक है जावेद अहमद जी, चलिए ठीक है, ठीक है, तरीके से आज बेकरार है। 27 आए कब हम योगी जी को। चलिए ठीक है, जावेद अहमद जी क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर आपका। जो बजट की जो भाषण है, जो मुख्यमंत्री जी का अपना चित परिचित अंदाज है, उनका एक अपना अंदाज है। विकास चारों तरफ अगर हो रहा है तो उसका स्वागत है। राजनीतिक बात को छोड़कर बाध्यकारी चीजों पे नहीं जाना चाहिए। जो गाइडलाइंस हैं, जो सरकार की
नियमावली है उसके मुताबिक सारी चीजें मर्यादित हैं। ठीक है, सभी लोग वंदे मातरम पढ़ते हैं। ठीक है जावेद अहमद जी, बीच में आपको रोक रही हूँ। एक छोटा सा संक्षेप में जवाब मैं विष्णुदास महाराज जी से लेना चाहूंगी। विष्णु जी, एक छोटा सा संक्षेप में जवाब इस पूरे विषय पर। मैं इस सारे विषय का एक ही उत्तर देता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जब से सत्ता संभाला तब से हिंदू मुस्लिम में कोई दंगा नहीं होता उत्तर प्रदेश में। ठीक है महाराज जी, बीच में आपको रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी क्योंकि वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना है। लेकिन देखिए, ये बहस अभी भी जारी रहेगी। मुद्दा ये है कि ये विचार क्या लड़ाई, ये जो लड़ाई है क्या ये विचारों की लड़ाई है? क्योंकि जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है, एक तरफ गाजी मियां के मेले का पक्ष किया जा रहा है तो दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर विरोध भी हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति क्या जनता चुनेगी या जनता का क्या विचार है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।